मैं रमेश चंद मीना माँ स्मृति पर मैं संस्मरण का पाठ कर रहा हूँ। मैं जो ही गाड़ी से उतरा त्यों ही घर के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी, जो अगले 2-2.5 घंटे तक रह रह कर आती रही। दिल दहला देने वाला, हृदय फाड़ देने वाला, मन को विचलित कर देने वाला रुदन रह रह कर चलता रहा। ये कोई 1-8 घंटे या 1-2 दिन नहीं, पूरे 11 दिन लगातार चलने वाला रुदन था। दिन भर इसे सुनकर मेरा मन बैठ जाता, लाख रोकने पे बाहर का रुदन मेरे अंदर अवचेतन में पहुंचकर हाहाकार में बदल जाता। रोने का क्रम कुछ देर धीमा भी पड़ता कि कोई महिला आती कि पूरे जोर से फिर से रुदन शुरू हो जाता। इस तरह दिन में कई बार मेरे शरीर में बार बार रोए खड़े हो जाते। जो कुछ हमारे घर में हो रहा था वह तो अंधे को भी सुनाई पड़ता है, देखने वाले को तो सहज ही आँखों के सामने प्रत्यक्ष व स्पष्ट दिख जाता है। दाह संस्कार के बाद 12 दिन तक चलने वाली क्रियाओं को देखकर कोई अनजान भी सहज ही समझ जाते हैं कि घर में गमी हुई है, कि ढाकरिया परिवार महाशोक में है। सिर बाल विहीन कर दिए जाते हैं। मेरे साथ छोटा भाई व उसका छोटा बेटा भी सिर मुड़वा लेता है। गम के प्रतीकों में से एक है बाल। 111वें दिन नई के नहान के नाम पर उतार दिए जाते हैं। इस तरह मैं अगले 4-6 महीने सड़क पर लगे बोर्ड की तरह चलता फिरता अदद विज्ञापन होकर रहने वाला हूँ। क्या हुआ श्रीमान? सुबह सुबह घूमने निकला कि एक परिचित ने सिर की तरफ देखकर यूं बोल उचारे। कुछ देर हमारे बीच चर्चा चली। माजी के गुजरने का संक्षिप्त संस्करण सुनाया। जिस घटना को कितनी ही बार बताया जा चुका था वही पुनः पुनः बताई जाती रही है। यह एक ऐसा सच था कि जिसे कितनी ही बार बताया जाता रहा है, या अपने मन को ही जैसे हर बार समझाने के लिए 12 दिन की परंपरा बनाई गई हो, जो सुबह से शाम तक हर आने जाने वाले को बताई सुनाई जाती रही है। बार बार सुनाने से मन अंततः ये मान लेता है कि माताजी अब वाकई में नहीं रही। वह जो पैदा करने से लेकर पालन पोषण करने तक की भूमिका सतत बखूबी निभाती रही है। नई उम्र वालों में ऐसा होना भी चाहिए कि सिर से बाल एक ही बार उतरते हैं। जब हिंदू परिवार में माँ या पिता का साया सिर से उठता है। मेरे साथ ऐसा पहली बार तब हुआ जब आज से कोई 3.5 साल पूर्व, जब पिताजी इस फानी जहां से अलविदा करते हैं। जून में तपती धरती पर नंगे पैर एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रहा था। परिवार वाले छोटे बड़े आगे आगे चल रहे थे। मेरे ठीक आगे भाई साहब राम स्वरूप जी थे। बोले, भाई साहब सिर के बाल उतारने पड़ेंगे। इतना कहकर वे हल्के से हंस पड़ते हैं। मैंने स्वीकारोक्ति में फुसफुसाया, बाल ही तो है, कौन बड़ी बात है। मैं अपने काम पर महाविद्यालय में सीट से उठा भी नहीं था कि मोबाइल बजा। दूसरी तरफ जयस कुमार की दबी दबी आवाज़ उभरी। ताऊ जी, दादी गिर गई और उनकी तो पैर की हड्डी ही टूट गई। अब बताइए क्या करें। दादी का नाम आते ही महाविद्यालय के माहौल और परिसर से बाहर निकलने में मुझे कुछ समय लग जाता है। मैं हड्डी जोड़ने वाले उपयुक्त डॉक्टर
और ऑर्थोपेडिक अस्पताल की तलाश में कई मोबाइल कर डालता हूँ। अस्पताल, डॉक्टर और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, इन्हें लेकर मैंने दर्जनों लोगों को मोबाइल कर डाले। कौन सा अस्पताल व डॉक्टर ठीक रहेगा, क्योंकि दादी अम्मा 85 पार कर चुकी है। ऐसे में ऑपरेशन उचित रहेगा। छुट्टन शर्मा, गुलाब जी पांचाल, महेंद्र पांचाल और राजकुमार जैन से बात की। पांचाल साहब 2 साल पूर्व ही मिसेज पांचाल का एक नहीं 2 बार हड्डियों का ऑपरेशन करवा चुके हैं। शर्मा जी 90 की उम्र में माँ का ऑपरेशन करवाए थे और 6 माह बाद ही दूसरे पैर की हड्डी भी टूट जाती है। सो वे बता रहे थे कि मैं भी साथ चलूँगा। अब तो डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं। मुझे पहली बार पता चला कि 80-85 के बाद बुढ़ापे में अधिकतर यही पैर की हड्डी इसी जगह से टूटा करती है और ऑपरेशन इस उम्र में मुश्किल हो जाया करता है। ऑपरेशन सफलता के 50-50 चांस रहते हैं। महेंद्र पांचाल ने डॉक्टर के नंबर दिए जिससे माताजी का ऑपरेशन करवाए थे। यश कुमार से स्थिति पता की कि वे सुबह कोटा पहुंच रहे हैं। अभी पापा जी इटावा डॉक्टर को एक्सरे दिखाने गए हैं। कुछ देर बाद पता चला कि वे कोटा के लिए माँ जी को लेकर निकल पड़े हैं और 2.5 घंटे में कोटा पहुंच जाएंगे। और मुझसे पूछा, आप भी कोटा पहुंच रहे हैं ना? मानसी और मेरे बीच मोबाइल पर महीनों बाद बात होती है। 10-20 मिनट में ही यश कुमार मोबाइल पर होता। वह बेहद चिंतित था। गमगीन आवाज़ में बोला, ठीक तो हो जाएगी ना? वह लगातार संवाद व सवाल करता रहा। बोला, कोटा नहीं हो तो जयपुर ले चलेंगे। क्या करें, वाकई में मैं अस्पताल के नाम आने मात्र से ही शून्य सा हो जाता हूँ, पर मरता क्या न करता। आदमी के लिए अस्पताल नरक का द्वार ठहरा। कौन मर्जी से नरक जाना चाहेगा? अब तो इसी नरक में कुछ दिन गुजारने ही थे। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी रचित नरक यात्रा उपन्यास याद आता है, जिसे मैं 2-3 साल पहले पढ़ चुका होता हूँ। तो मुझे लगा कि जिसे नरक कहते हैं वह अस्पताल ही है। जब उनका दूसरा उपन्यास पागलखाने से गुजरा तब तो जैसे कुछ बचता ही नहीं है। अपने ही घर में बड़े बूढ़े अच्छे खासे पागल बना दिए जा रहे हैं। बुढ़ापे में शरीर का संतुलन बनाए रखना एक बड़ी साधना है। थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा नहीं कि शरीर भर भरा कर जमीन पर लमलोट हो जाता है। पकी उम्र में एक एक कदम साध कर चलना होता है। माँ जी ने जीवन भर चलने का ही तो काम किया है। अपने आधे दर्जन बच्चों को जन्म देने और चारों को पालने में पूरी जिंदगी गुजारी है। घर गृहस्थी को साधने के बाद खेत खलियान में जाकर दिन भर काम भी करना होता है। जिंदगी भर दिन रात खेती बाड़ी में जुटी रही है। एक एक पैसे को बचाकर गृहस्थी चलाना हमारी बुजुर्ग पीढ़ी भली भांति जानती थी। जिन पैरों से घर से खेत और खेत से खलिहान तक की दूरी हजारों बार नापने वाली अंततः माँ चलने से ही महरूम हो जाएगी, ऐसी दुखद घटना की कल्पना तो कभी सपने में भी नहीं आ सकी थी। परिवार में 4 बुजुर्गों का गुजरना मेरी आंखों के सामने होता है। अपनी इच्छित मौत तो खुश नसीब वालों को ही मिला करती है। पहले दादी का फिर दादाजी का जाना देखता हूँ। 5 दशक बाद पिताजी गुजरे और फिर माँ जी का भी दादी की तरह गिर करके अंततः मृत्यु को प्राप्त होना। दादी याद आती है। दादी जिन्हें परिवार का हर सदस्य बड़ी जीजी कहकर ही पुकारता रहा है।
वह वाकई में भोली सूरत की बड़ी खूबसूरत महिला रही है। उनका मीठा बोलना मोहल्ले भर को वर्षों तक याद रहेगा। उन्हीं के सामने मैं 14 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए घर से दूर चला जाता हूँ। जब भी मैं घर आता तब उनसे खूब बातें होती। सास बहू के बीच चलने वाली तू मैं जिसमें तीन तीन बहुओं से कभी कभार होने वाले झगड़े, हंसी मजाक से पारिवारिक माहौल मुकम्मल बना होता। जब तक वह रही तब तक उन्होंने अपने हाथों रोटियां बनाई हैं। वे अपना खाना पकाती, दादाजी को खिलाती। तब वो अक्सर दूसरी मंजिल पर रहने वाली बड़ी व छोटी बहू के पास चली आया करती। रात्रि में दादी और हमारे बीच हंसी मजाक की ढेरों बातें होती। बड़ी जीजी रंग से गौर वर्ण और कद से थोड़ी नाटी थी, पर देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। उनकी सोच उनके कद से कई गुना ऊंची रही है। चिट्ठी पत्रियां जो मैं घर के लिए अक्सर लिखा करता था, जिनको लेकर वह सबसे अधिक उत्सुक रहा करती। अपने बड़े बेटे से कहती, मांगी लाल राम सर की चींटी में काहे आयो छ, मन्ना भी बताओ। वे चींटी को देहाती में चींटी बोलती थी। उनके कहे को सुनकर सभी ठहाका लगाते और मेरे घर पहुंचने पर सबसे पहले इसी शब्द पर विमर्श व हंसी से घर का माहौल हास्य रस से परिपूर्ण हो जाया करता। पूरा घर इसी रूप में दादी को कई महीनों और वर्षों बाद तक याद करता रहा। कुछ दिन बाद जब मैं अपने गांव पहुंचा तो कोई भी मुझसे बोलना तो दूर, बल्कि कुछ देर केवल रोने के ही स्वर गूंजते रहे। कुछ घड़ी ठहरकर दादाजी बोले, राम सर तेरी दादी नहीं रही। हमने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहाँ पढ़ाई छोड़ कर आएगा। उन्हें गए 1 माह हो गया। पता चला कि दादी यानी बड़ी जीजी पक्के मकान की दूसरी मंजिल से रोंस पर चलते हुए फिसल कर नीचे गिर पड़ती है। नीचे लोहे की गाड़रें पड़ी थी, उन पर ही जाकर गिरती हैं। गिरते ही तुरंत मौत हो गई। इस तरह प्यारी मिट बोली दादी अम्मा दुनिया से कूच कर जाती है। दादी एक बड़ा दर्द से छुटकारा पाने से पहले अंतिम समय में भी गिरने का दर्द झेलती है। दादी का लाइलाज पैर दर्द मुझे आज भी याद है। जब वह पैर के दर्द से बेहाल होकर कोई आधे घंटे तक ऊंची आवाज़ में रोया करती थी। उनके पैर दर्द का इलाज आसपास के अस्पतालों में नहीं हो सका था, तब दादाजी उन दिनों दादी को ग्वालियर देखने ले जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि डॉक्टरों के पास 3-3 दिन ठहरने पर भी पैर में दर्द नहीं होता। तब डॉक्टर रटी रटाई भाषा बोलते कि जब दर्द ही नहीं हो रहा है तब इलाज किसका करें। फिर वे अंदाज से कुछ दवाइयाँ देकर विदा कर दिया करते। उन्हें 10-15 दिन तक किसी तरह का दर्द नहीं होता, और जब होता तो दिन में 2-2 बार बार होने लगता, और फिर 10-20 दिन तक लगातार चलता रहता। न जाने क्यों ब्रूफेन जो दवाई आज हर कोई थोड़ा सा भी दर्द होने पर ले लिया करते हैं, उस ज़माने में ब्रूफेन जैसी दवा भी उनके असह्य दर्द को नहीं दबा पाती थी। सो उनकी पैरों की हड्डी का लाइलाज दर्द उनके जीवन भर साथ रहा, जो उनकी मौत के साथ ही जाता है। दादी के 7-8 साल बाद दादाजी गुजरते हैं। दादाजी को पूरा परिवार, मैं अगर आज अपने शब्दों में कहूँ तो वो हमारे परिवार के भीष्म पितामह थे। वे भीष्म जैसी ही इच्छा मृत्यु के वरदान से सुसज्जित थे, क्योंकि जब उन्होंने चाहा तभी तो दुनिया छोड़ते हैं। घर से मुझे सूचना मिली, दादाजी मिलना चाहते हैं। सभी रिश्तेदार आकर मिल गए हैं। अब तुझे ही रह रह कर याद करते हैं, जल्दी से चले आओ, अंतिम दर्शन कर लो। मैं 2 दिन बाद घर के लिए शहर से रवाना हुआ। कोई 2 दिन उनके साथ रहा, कुछ बातें हुई।
मुझे देखते ही उनके चेहरे पर हंसी फैल जाती है। वे बेहद कमज़ोर हो चले थे। पेशाब करने के लिए उन्हें 2 व्यक्ति सहारा देकर खड़ा करते। वे दिन भर लेटे रहते। 2 दिनों में देखा कि जो भी उनसे मिलने आते उन सब से कुछ बातें करने के बाद ही उसे 150 रुपये देने के लिए बेटों से ताकीद करते। इस तरह बातें और पैसे देने का क्रम दिन भर चलता। कोई रिश्तेदार आता या गांव के गरीब गुरबे जिनसे उनके पैसों का लेन देन चल रहा होता, उन्होंने समय समय पर लोगों की मदद की होती। वे अंतिम समय में खासकर फ़र्ज समझकर मिलने आते। एक दिन वह भी आया जब सबसे अलविदा करते हैं। पिताजी मुझे बिठाकर नहाने व दोपहर के खाने के लिए ऊपर वाले मकान में जाते हैं। आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि मुझे कुछ असहज करने वाली हलचल महसूस हुई और मैं दादाजी के नज़दीक खाट के बगल में खड़ा हो जाता हूँ। उनके चेहरे के भाव तेज़ी से बदलने लगते हैं। आंखें कुछ खुलती है और मैं देखता हूँ कि खुलने वाली आँख फिर तेज़ी से मिचती चली गई। कुछ घड़ी भर बाद आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने उनका बायां हाथ की कलाई हाथ में लेकर नब्ज़ देखी। वह धीरे धीरे धीमी हो रही थी और कुछ देर बाद नब्ज़ की धड़कन बंद हो जाती है। तब मैं दादाजी को जाता देखकर जड़वत हो जाता हूँ। मैं बुरी तरह चौंक पड़ता हूँ, घबरा जाता हूँ। उनके चेहरे के भाव तेज़ी से बदले, आँखें और मुंह पर हलचल बढ़ जाती है और मैं सुनता हूँ कि कुछ दबी दबी सी चीख दादाजी के मुंह से निकलती है। थोड़ी देर बाद उनका मुंह खुलता है और खुला फिर खुला ही रह जाता है। मैं उनके खुले मुंह को अपने हाथों से बंद करता हूँ। थोड़ी देर बाद पिताजी आते हैं। मैंने हालात बताए। सुनते ही वे सब समझ जाते हैं। उनको जैसे पहले से ही पता था। बचले काका जी को आवाज़ दी, तुरंत खाट से नीचे उतारे गए। छोटे काका जी भी आ गए और बोले, तुरंत आदमी दौड़ा दो, सब तरफ खबर करवा दो। दादाजी अपनी पूरी उम्र पाते हैं। सबसे मिलजुल कर ही दुनिया से कूच करते हैं। दादाजी के 2 दशक बाद पिताजी गुजरते हैं। पिताजी कर्मठ व्यक्ति रहे, जिंदगी भर मेहनत की और सुबह से ही देर रात तक काम पर लगे रहते। उन्हें काम बड़ा प्यारा था कि सुबह भोर से ही उनका काम शुरू हो जाता था। वे सुबह सुबह ही दुनिया को कुछ इस तरह से अलविदा करते हैं जैसे यहाँ जितना भी काम था निपट चुका हो, जैसे उनके करने धरने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह गया। सो वे फालतू बैठकर कैसे रह सकते हैं, जैसे कह रहे हों कि यहाँ कुछ काम करने को शेष नहीं बचा है। सो उन्हें दूसरा जहाँ संभालना है। सुबह घर ठीक से जगह भी नहीं था। दवाई के लिए पानी ला कर दिया गया। पानी पिया, चाय बनाकर आती कि उससे पहले जमीन पर रखे गिलास को जैसे उठाने के लिए झुके हो। ये झुकना शायद ज़मीन को प्रणाम करना था कि 2 कदम पर मैं बैठकर उन्हें देख रहा था कि उन्हें इस तरह से झुकता देख मैं दौड़कर पास पहुंचा। उन्हें बाथ भर थामा, खाट पर लिटाया और मानसी को बुलाया कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हम तुरंत गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। वाकई में पिताजी धरती पुत्र थे। वो दुनिया से अलविदा करने से पूर्व ज़मीन को प्रणाम करते हैं जिस ज़मीन पर उन्होंने ज़िंदगी भर खेती बाड़ी की, ज़मीन से अपने घर का पालन पोषण किया। उस ज़मीन को अंतिम समय में वे झुक करके प्रणाम करते हैं। वो अंतिम समय था, अंतिम कृत्य था। पारिवारिक दायित्व, डॉक्टरी पेशा
और स्थितियाँ ऐसी बना करती है कि हम फिर भी उन्हें एम्बुलेंस से लेटाकर श्योपुर से कोटा लेकर जाते हैं। वे कोटा कहाँ पहुँच पाए? डॉक्टर ने जो ही देखते ही बोले, 1 आध घंटे पूर्व ही चले गए। हम कुछ बोलते उससे पहले ही बोले, ऐसा होता है। हम ठीक से मरीज का ध्यान नहीं रख पाते, लगातार निगाह नहीं रख पाते और न ही हमें उस बात का एहसास हो पाता है। हम अंतिम समय तक बचाने का प्रयास करते हैं। मानसी डॉक्टर को सुनते ही रो पड़ता है। द्वारिका दहाड़ मार रो पड़ती है और मैं अंदर तक भीगता चला जाता हूँ। उनके मुंह पर दिन भर में 10 बार द्वारिका का ही नाम आया करता था, क्योंकि वो अंतिम समय में बड़ी बहू के पास, छोटे वाले की बड़ी बहू के पास रहे थे, वही देखभाल करती थी। इसलिए मैं भी जब उनके पास होता तो भी उनके मुंह से द्वारिका ही निकला करता था। माँ जी भी अंतिम दिनों में उत्कर्ष हॉस्पिटल में रहती है और एक दिन मैंने सुना कि वह भी द्वारिका का ही नाम पुकारती रही थी। अंतिम दिन, अंतिम घड़ी में माँ का अपने आप से लड़ना, दोनों बेटों व पूरी दुनिया को ठेंगे पर रखते सुना तो आशीर्वाद बरसाते हुए भी माँ का अद्भुत रूप के दर्शन मुझे अस्पताल के 7 दिनों में देखने का, सुनने का अवसर मिला। अंतिम पलों में उनके साथ रहना, इस तरह बदलते रूप में मैं माँ जी को अपनी आँखों से देखता हूँ और कानों से सुनता हूँ। ये सुनना भी अभूतपूर्व था। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। अंतिम समय में वो छोटे के साथ गांव में रहा करती थी, सो सेवा करने का श्रेय मानसी यानी मान सिंह को जाता है। वह उनके नेतृत्व में, वह यानी माँ जी के नेतृत्व में पूरे परिवार सहित रह सका है। उनके संयुक्त परिवार में रहने का सुनहरा अवसर मुझसे अधिक मिल सका है। एक बुजुर्ग का जिस घर पर साया अंतिम समय तक बना रहता है, 21वीं सदी में ऐसा घर न केवल प्रशंसनीय है बल्कि उल्लेखनीय भी है कि जहाँ पर बुजुर्ग सम्मान से रहा करते हों। माँ जी के साथ रहने, सेवा करने व उनकी छत्रछाया में रहने का सुअवसर पाता है, वह इस अर्थ में धन्य हो जाता है, होना ही था। वैसे दूध का कर्ज कौन चुका सका है। 1 साल पूर्व वह मेरे साथ जवाहर नगर में रह रही थी। प्रतिदिन हिंडोली जाना आना चल रहा था। महाविद्यालय के साथ ही प्रोफेसर संदीप यादव और डॉक्टर विकास शर्मा गाड़ी में सवार थे। मेरे मुंह से बोल फूटे, माँ के लिए, अपनी माँ के लिए हम कितना और क्या कर पाते हैं, क्या कितना दे सकते हैं, उनकी ज़रूरतें ही कितनी रह जाती हैं। अगर हम माँ जी के लिए, अपनी माँ के लिए, जिसने अपनी कोख से जन्म दिया हो, उसके लिए अगर हम अपनी चमड़ी से उनके लिए जूतियाँ भी बनाकर पहना दें तो भी उनके कर्ज से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इस पर गहरी प्रतिक्रिया मिलती है। दूसरे दिन विकास बताता है, सर जी, आपने कल जो कहा सूत्र वाक्यों में, उन पर मैं रात भर मनन करता रहा, सोचता रहा हूँ। माँ क्या होती है इसका मुझे ठीक से पता तो नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ जाती है। सो माँ का न होना मैं बखूबी समझ सकता हूँ, पर माँ के साथ रहना बड़ी खुशनसीबी है। दुर्भाग्य से माँ के साथ रहने के अवसर मुझे नसीब नहीं हो सके हैं। सर्दियों के दिन जल्दी ही ढल जाया करते हैं। घर व मोहल्ले में जल्दी अंधेरा उतर आता है, सो वह मोती कुंज जवाहर नगर में कुछ ही देर धूप में रह पाती थी। वह कहती थी,
गांव जस्यो तावड़ो या शहर में खांच है। पर एक साल माँ जी का शहर में तब अच्छा गुजरा जब मैं बूंदी के भारत नगर वाले मकान में कुछ समय के लिए रहा था। वहाँ सर्दी के समय में सुबह से शाम तक धूप आंगन में ठहरती थी, तब वो ठीक से चल फिर लेती थी। वह पूरे घर में झाड़ू निकालने का काम बड़ी तत्परता से कर लेती रही, बावजूद मेरे मना करने पर भी। खासकर घर के सामने पूरे रोड को भी साफ कर डालती थी। सब्जी काट लेने व दीपक के लिए बत्तियां बना दिया करती थी। वह अपने चाहते हुए कभी भी चुप बैठ कर नहीं रह सकी। वैसे वो बहुत बड़ी बातों में भी नहीं रही, वह लगभग मौन ही तो रहती थी, बातचीत जरूरी होने पर ही करती थी। अंत में जैसे वह मौन ही साध चुकी थी। जब भी जवाहरनगर आती तब उनकी बातों में खासकर बंटवारे से जुड़ी हुई होती, जिसे पिताजी जीते जी नहीं कर पाते हैं। उनकी ज़्यादातर बातों का विषय बंटवारा ही रहा करता था। मैं ज़मीन से जुड़ी बातों से बाद के दिनों में कन्नी काटने लग जाता हूँ कि जब देने वाला हमारी बात सुन ही नहीं पा रहा है, तब ऐसी बातों का हासिल क्या हो सकता है। क्योंकि पिताजी गांव में थे और वो शहर में मेरे साथ थीं। तब शहर में रह कर के वो मुझसे वो सारी बातें करती पिताजी की अनुपस्थिति में। सो ऐसा लगता, मुझे एहसास होता कि जो काम करने वाला है, जिसे वो काम करना है, वो हमारे बीच में नहीं है। तब ऐसी बातों का क्या मतलब। सो उनकी सारी बातों का दारोमदार जिन विषय को लेकर रहा, वह बंटवारा और ज़मीन ही हुआ करती थी। शायद पत्नी की मांग भी यही रही थी। सो वे दोनों मिलकर जब तब मुझे छेड़ती व घेरती रहती थी। पर मैं धीरे धीरे स्पष्टता से मना करने लगा कि इस बात का कोई मतलब नहीं निकल सकता। सो ये बंटवारा भी की बातें न करना ही बेहतर है। पर साथियों, हम दूसरा पार्ट कुछ देर बाद सुनेंगे। हम यहीं विराम लेते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।